हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का संबंध। इसमें हमने महाराणा कुंभा तक कर लिया था। महाराणा कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उद्दा के द्वारा मामादेव कुंड में धक्का देकर कर दी थी, इसलिए मेवाड़ का पितृ अंतःशासक कहा जाता है उद्दा को। उद्दा के बाद में आता है रायमल, 1473 से 1509 ईस्वी तक। रायमल और उद्दा के बीच में दाड़िमपुर का युद्ध हुआ था, जिसमें रायमल ने उद्दा को हरा दिया और उद्दा के बाद में रायमल अगला शासक बना। माना जाता है कि उद्दा की मौत बिजली गिरने से हुई थी। तो रायमल देखते हैं। रायमल, इनकी रानी श्रृंगार देवी ने घोषुंडी बावड़ी बनवाई। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि घोषुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने घोषुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। ये भी पूछा जाता है कि घोषुंडी बावड़ी है कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके किनारे 2 शिलालेख लगे हुए हैं, घोषुंडी शिलालेख। घोषुंडी शिलालेख में क्या है, यह राजस्थान में वैष्णव धर्म अथवा भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला प्रथम शिलालेख है। वैष्णव धर्म तथा भागवत धर्म का उल्लेख करने वाला प्रथम शिलालेख है घोषुंडी शिलालेख। दूसरी सदी ईसा पूर्व गजवंश के राजा के द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ का भी उल्लेख किया जाता है इसमें। एक 1504 ईस्वी का अभिलेख मिलता है, जिसमें जोधा व रणमल की जानकारी देता है। किसकी जानकारी मिलती है? जोधा व रणमल की जानकारी मिलती है। तो रायमल के समय निर्माण कार्य क्या क्या हुआ था? राम शंकर समया शंकर जलाशय बनवाए। उनके शिल्पकार अर्जुन को माना जाता है। रायमल के 2 दरबारी कवि हुए हैं, गोपाल और महेश। अब देखते हैं रायमल के पुत्र। रायमल और रतन कंवर से 4 पुत्र पैदा होते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह, जिनमें सबसे प्रतापी संग्राम सिंह या महाराणा सांगा होते हैं। रायमल ने चित्तौड़ में अद्वैत जी का शिव मंदिर बनवाया। अद्वैत जी का शिव मंदिर किसने बनवाया? रायमल ने बनवाया। इसके अलावा इन्होंने कैलाशपुरी के एकलिंग मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। कैलाशपुरी के एकलिंग मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने वाला शासक कौन है? रायमल। रायमल के बाद में आते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया। ये इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। इन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। अपनी पत्नी ताराबाई के लिए इन्होंने क्या रखा? ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा। मल्लू खां को हरा कर रखा था अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़। इनकी बहन आनंदाबाई का विवाह शिरोई के जगमाल देवड़ा से हुआ और जगमाल के विष युक्त लड्डू खाने से पृथ्वीराज की मृत्यु कुंभलगढ़ दुर्ग में हो गई, जहां 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी स्थित है। इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये 12 खंभों की छतरी वाला और एक उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया के बाद में आता है जयमल। सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। अब हम देखते हैं संग्राम सिंह या महाराणा सांगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका कार्यकाल या राज्याभिषेक देखें तो 1509 ईस्वी में, 24 मई 1509 ईस्वी में राज्याभिषेक और मृत्यु इनकी पूछी जाती है एग्जाम में कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था तथा महाराणा सांगा की मृत्यु
30 जनवरी 1528 में महाराणा सांगा की मृत्यु हुई थी। डेट पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ये। एक चारण महिला की भविष्यवाणी सुनकर पृथ्वीराज व जयमल ने सांगा पर आक्रमण कर दिया। एक चारण महिला के पास ये लोग जाते हैं और पूछते हैं कि इनके पूछने से पहले चारण महिला ने बता देती है कि अगला राजा महाराणा सांगा बनेगा, और ऐसा सुनकर सीधा ये महाराणा सांगा पर आक्रमण कर देते हैं, और इसमें सांगा को एक हाथ व एक आंख भी खोनी पड़ी थी। सांगा यहाँ से भागकर शेवंतरी गांव के रूप नारायण मंदिर में पहुंचा। तो सबसे पहले सांगा कहाँ गया था? शेवंतरी गांव के रूप नारायण मंदिर में पहुंचा था, जहाँ विद्या जैतमलोत सांगा की रक्षा करते हैं। जैतमलोत का मतलब क्या होता है? राठौड़ों की उपशाखा कहा जाता है जैतमलोत को। तो शेवंतरी गांव में विद्या की रक्षा कौन करता है? सांगा की मदद कौन करता है? विद्या जैतमलोत करता है। आगे देखते हैं। इनके लिए, विद्या के लिए कहा गया है कि जैतमाल दल झूझिया करवाला कटे, सांगो भोग त्रिकुट सिर सदा सटे। विद्या वीरगति को प्राप्त हो गया। सांगा यहाँ से श्रीनगर अजमेर के करमचंद पंवार के पास चला गया। तो सांगा कहाँ गया? अजमेर के करमचंद पंवार के पास। फिर 1509 में सांगा राजा बनता है। 1516 तक सांगा का टाइम एकदम सही चलता रहता है, यानी जो भी युद्ध हुए ये उनमें जीतते हैं। अब पढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सांगा और इब्राहिम लोदी। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक में दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी। इस टाइम एक खातोली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें सांगा जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। ये खातोली का युद्ध पूछा जाता है कि खातोली का युद्ध, इसमें डेट ही पूछ लेते हैं कि कब हुआ था? 1517 ईस्वी में हुआ था। और ऐसे पूछे कि किन किन के बीच हुआ था? तो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और महाराणा सांगा इस युद्ध में जीत जाते हैं। फिर अगला युद्ध है बड़ी बसेरी धौलपुर का युद्ध, जो 1518 ईस्वी में होता है सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे, मियाँ माखन और मियाँ हुसैन फरमुली। मियाँ माखन और मियाँ हुसैन फरमुली इब्राहिम लोदी के 2 सेनापति थे। इसमें भी महाराणा सांगा विजयी रहते हैं और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। अगला होता है गागरोन की प्रथम लड़ाई, जो 1518 से 19 में मानी जाती है, जो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होती है, और इसमें भी महाराणा सांगा विजयी रहते हैं। अब देखते हैं सांगा और मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय। सांगा के राज्याभिषेक में मालवा का शासक कौन था? नासिर शाह। ये पूछ लेते हैं कि राज्याभिषेक में मालवा का शासक कौन था? तो नासिर शाह था। और दिल्ली का शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था। अब आता है गागरोन का युद्ध। ये 1519 ईस्वी में होता है, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। इसमें याद रखना महमूद खिलजी द्वितीय के साथ होता है ये। इसमें सांगा का सेनापति रहता है हरिदास चारण। इस युद्ध का कारण क्या था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय को सांगा ने शरण दे दी थी। हरिदास ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया, इसलिए सांगा ने हरिदास को 12 गांव दान में दिए थे, और इसमें भी सांगा विजयी रहते हैं। नोट में कुछ चीज़ें हैं कि सांगा के राज्याभिषेक के समय गुजरात का शासक था मोहम्मद शाह बेगड़ा। मालवा का सिकंदर शाह, नासिर शाह तथा दिल्ली का सिकंदर लोदी। तो गुजरात का शासक था मोहम्मद शाह बेगड़ा, मालवा का नासिर शाह और दिल्ली का सिकंदर लोदी। सांगा का गुजरात से संघर्ष देखते हैं।
इडर में उत्तराधिकारी की लड़ाई रायमल व बारमल में चल रही थी। उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था रायमल और भारमल में, जिसमें रायमल का साथ देते हैं महाराणा सांगा तथा भारमल का साथ देते हैं गुजरात का मुजफ्फर शाह। भारमल का साथ देता है। इसमें रायमल जीतता है, लेकिन जीत का राज्य वह भारमल को लौटा देता है। बाबर वर्सेस राणा सांगा। सांगा पर बाबर के आक्रमण के कुछ कारण थे। पहला तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने आगरा पर अधिकार किया। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा के समीप बयाना किले में बाबर के अपने अधिकारी मेहंदी ख्वाजा को नियुक्त कर दिया। तो बयाना किले में किसको नियुक्त किया? मेहंदी ख्वाजा को नियुक्त किया। मेहंदी ख्वाजा को नियुक्त किया। इसका एक कारण अफगान राजपूत मित्रता रही। अफगानी महमूद लोदी व हसन खां मेवाती सांगा की तरफ आ गए थे, इसलिए बाबर ने सांगा पर आक्रमण किया था। सांगा के द्वारा दिल्ली सल्तनत के रणथंभौर के आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया गया था, क्योंकि सांगा बहुत ही प्रतापी शासक था और वह रणथंभौर के आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लेता है। सांगा के रूप में प्रबल हिंदू राजा को चुनौती देना भी इस युद्ध का एक कारण रहा है। बाबरनामा में महाराणा सांगा के वचन भंग करने का आरोप लगाता है। बाबर कहता है कि सांगा ने इनको पानीपत के युद्ध में मदद करने के लिए वचन दिया था, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। ये किस में कहा गया है? तो ये बाबरनामा में कहा गया है। तो देखते हैं बाबर और सांगा के मध्य पहला युद्ध होता है बयाना भरतपुर का युद्ध। बयाना कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर में स्थित है और यह युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। इसके 1 महीने के बाद होता है वो, 1 महीना, ठीक है। तो बयाना का युद्ध होता है सांगा और बाबर के बीच में। पूछी जाती है तारीख कब हुआ बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में स्थित है। युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। इसमें बाबर के 2 सेनापति रहते हैं, मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा। बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा की जीत होती है और बाबर हार जाते हैं। सांगा का साथ देने वाले इसमें शासक थे जोधपुर का गंगा व मालदेव। गंगा अपने पुत्र मालदेव को भेजता है महाराणा सांगा की मदद करने के लिए। वहीं सिरोही का अखेराज दुद्धा और वागड़ का रावल उदय सिंह, सलूम्बर का रतन सिंह तथा शादड़ी का झाला अज्जा और गोगुंदा का झाला सज्जा। तो झाला अज्जा कहाँ के थे? शादड़ी के, और झाला सज्जा गोगुंदा के। यूपी के चंदावर क्षेत्र से चंद्रभाव व मणिक चंद चौहान भी उपस्थित थे। चंद्रभाव और मणिक चंद चौहान भी उपस्थित थे यहाँ। और चंदेरी का मेदिनी राय। तो चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। ये सभी सांगा की मदद करने के लिए आते हैं हम। बाबर की भविष्यवाणी मोहम्मद शरीफ ने की है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के टाइम पर बाबर की हार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी और वो मोहम्मद शरीफ ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध खानवा भरतपुर का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ है। बयाना का युद्ध हुआ था 16 मार्च
और खानवा का युद्ध होता है 16 फरवरी को होता है और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च। महाराणा सांगा और वहीं बाबर के बीच होता है। इसमें पाती पर्वन के तहत अनेक राजा सांगा की मदद करने के लिए आते हैं और श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछ लेते हैं कि खानवा का युद्ध वीर विनोद या श्यामल दास के अकॉर्डिंग कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को। वैसे पूछने में ज़्यादातर यही आता है कि 17 मार्च, यही माना जाता है कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं सांगा। इसमें सांगा के तरफ थे अफगान महमूद लोदी, अलवर का था हसन खां मेवाती, अलवर का हसन खां मेवाती, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ, ईडर का भारमल तथा मेड़ता का रायमल राठौड़ व वीरमदेव मेड़तिया। तो मेड़ता का कौन था? रायमल राठौड़ व वीरमदेव मेड़तिया। रायसेन का सलदी तंवर, नागौर तथा नागौर का खानजादा, और ये दोनों ही विश्वासघाती होते हैं तथा ये दोनों बाबर की तरफ जाकर मिल जाते हैं। वागड़ का उदय सिंह, सिरोही का अखेराज देवड़ा या दुद्दा, तो सिरोही का अखेराज देवड़ा, सादड़ी का झाला अज्जा। इन्होंने महाराणा सांगा के प्रतीक चिन्ह धारण किए थे और युद्ध में बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा था इन्होंने। गोगुंदा का झाला सज्जा, चंदेरी का मेदिनी राय जो इनका विश्वास पात्र रहा, सलूंबर का रतन सिंह चुड़ावत तथा जगनेर भरतपुर का अशोक परमार और देवगढ़ का बाग सिंह। ये सभी पाती पर्वन के तहत महाराणा सांगा की मदद करने के लिए उपस्थित हुए थे। घायल अवस्था में सांगा को बशवा दौसा ले जाया गया तथा वहां इनका प्राथमिक इलाज किया। सांगा मेदिनी राय का साथ देने के लिए एमपी जा रहा था। रास्ते में इन्हीं के सेनापतियों सुरखादासी के द्वारा सांगा को इरीच में जहर दिया गया तथा कालपी एमपी में सांगा की मृत्यु हो गई। तो ये जगह पूछ लेते हैं कि सांगा की मृत्यु कहाँ हुई या सांगा को जहर कहाँ दिया गया, तो कालपी में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई। सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई। यह युद्ध महत्वाकांक्षाओं का युद्ध था। कर्नल टोड ने बताया कि इसमें 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार शामिल हुए तथा 108 राजा महाराजा इस युद्ध में लड़े। पाती पर्वन क्या होता है? राजपूत राजा युद्ध में भाग लेने के लिए प्रत्येक योद्धा को निमंत्रण भेजते थे। उसे क्या कहा जाता है? पाती पर्वन। सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकालने वाले सिरोही का अखेराज दुद्दा, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ, जोधपुर का मालदेव। इम्पोर्टेंट है ये। पूछा जाता है कि सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकालने वाला शासक कौन था? तो 3 थे। सिरोही का अखेराज दुद्दा, मेवाड़ का पृथ्वीराज कछुआ और जोधपुर का मालदेव था। सांगा का स्मारक बशवा दौसा में बना हुआ है। स्मारक भी पूछा जाता है। सांगा का स्मारक कहाँ स्थित है? बशवा दौसा में। और सांगा की छतरी यह है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जगनेर के शासक अशोक परमार ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? जगनेर के शासक अशोक परमार ने बनवाई थी सांगा की छतरी। दोनों याद रखना कि सांगा का स्मारक तो है बशवा दौसा में और सांगा की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। हरविलास शारदा ने मेवाड़ महाराणाओं में सांगा को सर्वाधिक प्रतापी शासक बताया। किसने बताया? हरविलास शारदा ने। सांगा की हार के कारण एक तो बाबर का तोपखाना, इसमें बाबर के 2 तोपची थे, मुस्तफ़ा और मुस्ताद अली। एक तुलुगामा पद्धति थी।
एक कारण क्या था? तुलुगामा पद्धति। सलहदी तथा खानजादा का विश्वासघात भी सांगा की हार का कारण माना जाता है। उस्मानी रूमी विधि तथा सांगा की सेना में एकता का अभाव था। सांगा की सेना में एकता का अभाव। घोड़े की जगह हाथी काम में लिए थे सेना के अंदर। महाराणा सांगा ने हाथी काम में लिए थे इस युद्ध के दौरान, और ये भी एक कारण माना जाता है। कर्नल टॉड व वीर विनोद के अनुसार राजपूत योद्धाओं ने तोपों का जवाब नहीं दिया था। अब हम देखते हैं बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। गाजी का मतलब क्या होता है? वे योद्धा जो बिना वेतन के लड़े। तमगा कर मुस्लिम व्यापारियों से बाबर ने हटा दिया था। मुस्लिम व्यापारियों पर उस टाइम में कर लिया जाता था तमगा कर, जो बाबर ने हटा दिया था। इसलिए मुस्लिम जो व्यापारी थे सभी बहुत ही वीरता से इसमें लड़े थे बाबर की तरफ से। कर्नल टॉड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावेश कहा है। तो सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा गया है? महाराणा सांगा को। किसने कहा है? कर्नल टॉड ने कहा है। हिंदू पंथ शासक, महाराणा सांगा को हिंदू पंथ शासक भी कहा जाता है। खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, अर्थात अपने धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसे बोलते हैं जिहाद। तो खानवा युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर दिया था। सांगा के बाद में अगला शासक आता है रतन सिंह दित्ते। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। अहेरिया उत्सव बूंदी के दौरान बूंदी के सूरजमल ने रतन सिंह दित्ते की हत्या कर दी थी। अब अगला आता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का कार्यकाल 1531 से 1536 ईस्वी तक था। कर्मावती जब मेवाड़ की शासिका बनी तो उनके सामने 2 समस्याएं थी। पहली समस्या यह पृथ्वीदास सिसोदिया की दासी पुत्तल दे के पुत्र बनवीर ने पैदा कर रखी थी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी तथा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह, रानी कर्मावती और सांगा के दूसरे पुत्र उदय सिंह को मारने का प्रयास किया तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे दी। पन्नाधाय के बारे में देखते हैं। पन्नाधाय गुर्जर जाति की थी। इनके पिता हरचंद हाकला और पति सूरजमल। पन्नाधाय का जन्म पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में हुआ था। पन्नाधाय का पैनोरमा या स्मारक कमेठी गांव राजसमंद में है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पन्नाधाय का पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो कमेठी गांव राजसमंद में। अगला आता है बारी नाई उदय सिंह को टोकरी में बिठाकर कुंभलगढ़ दुर्ग ले गया, और जिसको संरक्षण कुंभलगढ़ दुर्ग के पहरेदार आशा देवपुरा ने दिया। दूसरी समस्या थी कर्मावती के सामने कि 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो कर्मावती ने रणथंभौर की जागीर दे दी। इस समय विक्रमादित्य चित्तौड़ का प्रभारी देवलिया के बाघ सिंह को बनाकर खुद बूंदी में चला गया था। 1534 से 35 में बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण किया। कर्मावती ने इस बार सैनिक सहायता के लिए हुमायूं को चांदी की राखी भेजी। तो हुमायूं को चांदी की राखी भेजी कर्मावती ने। तब 1534-35 ईस्वी में जब बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करता है तो मदद के लिए ये रानी कर्मावती हुमायूं को चांदी की राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं इस समय नहीं आ पाते हैं उनकी मदद के लिए। इसलिए 1535 में चित्तौड़ का दूसरा साका होता है
ये पूछा जाता है कि तो प्रथम साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में, और चित्तौड़ का द्वितीय साका हुआ था 1535 ईस्वी में। इसमें जोहर किया जाता है रानी कर्मावती और जवाहर बाई। जवाहर बाई ये बाघ सिंह की पत्नी थी, और केसरिया किया जाता है देवलिया के बाघ सिंह, जो पांडुपोल पर मारा गया। रामपोल पर बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। बाघ सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? रामपोल पर। इम्पोर्टेंट है ये। जौहर की जानकारी पूर्व का ताम्रपत्र 1535 देता है। तो इस जौहर की जानकारी कहाँ मिलती है हमें? पूर्व के ताम्रपत्र में। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में मालदेव के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से हुआ उदय सिंह का राज्याभिषेक? मालदेव के सहयोग से हुआ 1537 ईस्वी में। अगला शासक आता है बनवीर, 1536 से 1540 तक। मावली का युद्ध होता है बनवीर तथा उदय सिंह। इसमें उदय सिंह का साथ देता है मालदेव। तो ये मावली का युद्ध हो गया 1540 ईस्वी में बनवीर और उदय सिंह के बीच में, जिसमें उदय सिंह जीत जाते हैं और बनवीर की हार होती है। अब हम पढ़ते हैं उदय सिंह। 1540 से 1572 ईस्वी तक उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उदय सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की? शेरशाह सूरी की अधीनता। शेरशाह सूरी ने प्रभारी खवास खां को बनाया। तो शेरशाह सूरी ने यहाँ का प्रभारी किसको बनाया? खवास खां को। उदय सिंह और रानी जयवंताबाई, जो जयवंताबाई कौन थी? पाली की अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। तो उदय सिंह और रानी जयवंताबाई से महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 ईस्वी में, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और रविवार के दिन हुआ था, बादल महल में। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? बादल महल में। कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में। खेरवा पाली के जैत सिंह की पुत्री झाली रानी का विवाह उदय सिंह से हुआ। जो उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी थी, झाली रानी। उदय सिंह ने कुंभलगढ़ दुर्ग में झाली रानी का मालिया बनवाया। वह उदयपुर में नागनेची माता की मूर्ति लगवाई। तो उदयपुर में नागनेची माता की मूर्ति उदय सिंह के द्वारा लगवाई गई थी। झाली रानी के लिए मालदेव व उदय सिंह के बीच झगड़ा हुआ। अब आता है हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में अजमेर के हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच में। इनका समर्थन कौन कर रहा था? मालदेव। 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया। तो उदयपुर नगर कब बसाया गया? 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा। मोती महल आहड़ उदयपुर में बनवाए। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। मोती महल आहड़ में बनवाए। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा धूनी नामक स्थान पर राजमहलों की नींव भी रखी। अकबर और उदय सिंह इनके बीच युद्ध का आक्रमण के कारण थे मेवाड़ के जयमल व मालवा के बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दे दी थी। किसको दी थी? मेड़ता के तो जयमल और मालवा के बाज बहादुर। चित्तौड़ आक्रमण की सूचना उदय सिंह के छोटे पुत्र शक्ति सिंह ने धौलपुर से सुनकर उदय सिंह को सुनाई थी। तो चित्तौड़ पर आक्रमण की सूचना किसने बताई थी? शक्ति सिंह ने बताई थी। अक्टूबर 1567 में अकबर चित्तौड़ पहुंचा। उदय सिंह योजना के तहत स्वयं को गोंदा की पहाड़ियों में उदयपुर नगर की रक्षा के लिए चला गया तथा उदय सिंह के पीछे अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा। उदय सिंह का पीछा करने के लिए अकबर ने किसको भेजा? हुसैन कुली खां को। इम्पोर्टेंट है ये कि उदय सिंह के पीछे अकबर ने उदय सिंह का पीछा करने के लिए किसको भेजा? हुसैन कुली खां को भेजा था। चित्तौड़ जयमल राठौड़ व फत्ता चुड़ावत को संभाल दिया। तो उदय सिंह ने चित्तौड़ किसको संभाला? जयमल राठौड़ और फत्ता चुड़ावत को।
जयमल राठौड़ ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबी देने से अकबर को मना कर दिया था। फत्ता की रानी फूल कंवर ने जौहर किया। तो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। अकबर की संग्राम नामक बंदूक से जयमल मर गया। वह फत्ता चुड़ावत वीरगति को प्राप्त हो गया। तो संग्राम बंदूक से कौन मारा गया? जयमल। और फत्ता चुड़ावत, ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी और तृतीय शाखा यहाँ पे कब दिया गया है? 1568 ईस्वी में। तीसरा शाखा में जौहर किसने किया? जौहर फूल कंवर के द्वारा किया गया और केसरिया जयमल व फत्ता के द्वारा किया गया। अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्का चलाया। क्या चलाया? एलची सिक्का चलाया। चित्तौड़ दुर्ग सहित मांडलगढ़, बदनौर, जहाजपुर, रोइला पर अकबर का कब्जा किया गया। वीर विनोद में उदय सिंह को कायर कहा जाता है। वो युद्ध के दौरान चले गए थे, इसलिए वीर विनोद में उदय सिंह को क्या कहा जाता है? कायर कहा जाता है। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो गई। तो उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? गोगुंदा में, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में ही बनी हुई है। उदय सिंह धीर कंवर रानी भटियाणी के कहने पर अपने बड़े पुत्र किक्का किसका नाम था? महाराणा प्रताप का बचपन का नाम है किक्का, की जगह अपने छोटे पुत्र जगमाल को बना देते हैं अपनी रानी के कहने के ऊपर। इसके लिए राजमहल की क्रांति होती है। गोगुंदा में ही ग्वालियर के रामशाह तंवर, सलूम्बर, कृष्णदास चुड़ावत व मानसिंह सोनगरा ने जगमाल को गद्दी से हटाकर किक्का को राजा बना दिया। तो किसने बनाया? ग्वालियर के राम